हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एमईएस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हम एनसीईआरटी की सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हर क्लास का सब्जेक्ट वाइज हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम प्रोवाइड करते हैं क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मानचित्र या मैप। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। क्या नाम है इसका? मानचित्र या मैप। ठीक है ना। इसमें कभी मैप देखोगे आप तो सबसे ऊपर ये आपको मिलेगा। ठीक है ना। ये जो मिला है ना, इसको दिक सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक सूचक। आप इसको याद रखिएगा। ये क्या दिखाता है? दिशाओं को। क्या दिखाता है? दिशाओं को। सबसे ऊपर क्या रहता है? उत्तर, उसके नीचे दक्षिण, और ये होता है पूर्व, और ये होता है पश्चिम। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो समझ लो जो ऊपर है क्या है? जो ऊपर है वही क्या है? उत्तर है। उत्तर का जो दक्षिण हो जाता है। और हमारा दायां हाथ शुभ होता है ना, तो जो दाएं साइड है वो क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, और बायां साइड हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। और इसके चलिए ये आगे भी दिया है, आगे मैं अच्छे ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है ना। चलिए इसमें क्या आज हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? मानचित्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मानचित्र। ठीक है ना। चलिए हम पढ़ते हैं क्या है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के बारे में बताया था ना। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। सही है ना। तथा होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग कैसे? जैसे अपना देश, या कोई एक देश, या कोई एक राज्य, या कोई एक जिला, कोई एक शहर तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता। क्या? ग्लोब। इसीलिए फिर किसकी ज़रूरत पड़ी हमें? मानचित्र की। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया ना। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह खींचा गया चित्र है। ठीक है। क्योंकि ग्लोब में क्या था? गोल गोल था ना वो, बॉल जैसे। लेकिन ये क्या है? किसी एक पेपर पे पेज पे बना होता है। ठीक है ना। लेकिन हम लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है, मतलब असंभव है। ठीक है ना। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस जो बुक आती है ना, एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं। ठीक है। मुख्य तो तीन ही होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र। कौन सा होता है? भौतिक मानचित्र। ठीक है ना। जिसमें क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत इसमें दर्शाए होते हैं, पठार, मैदान और नदियाँ इसमें अच्छे दर्शाए होते हैं। ठीक है ना। महासागर भी इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अब कभी आप दुकान पे जाओगे ना, बोलोगे हमको मानचित्र दे दो, तो बोले कौन सा भैया? भौतिक वाला दे दूं या राजनीतिक वाला दे दूं या थीमेटिक दे दूं? ठीक है ना। तो भौतिक में आप कब पढ़ोगे? जब आपको इसके बारे में अध्ययन करना होगा, पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों और नदियों के बारे में। ठीक है ना। अगर राजनीतिक वाला करोगे, राजनीतिक ये मत समझ लीजिए नेता वाला राजनीति। राजनीति मतलब जहाँ पे जिसमें राज्य, नगर, शहर, गांव, स्कूल, सड़क, ठीक है ना, गांव तथा विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है ना। आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। भौतिक और राजनीतिक। तीसरा क्या? थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र क्या यूज होता है भाई? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी बताएंगे। जैसे सड़क मानचित्र। क्या है? सड़क के बारे में पर्टिकुलर, या कहाँ कहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, या वन कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, या उद्योग कहाँ ज़्यादा है आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। ठीक है ना। इस प्रकार के मानचित्र क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब आपको तीनों क्लियर हो गया ना। भौतिक किसको बोलेंगे और राजनीतिक किसको बोलेंगे? थीमेटिक ना। तीनों क्लियर हो गया ना। ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अच्छा, मानचित्र में तीन घटक बहुत जरूरी होते हैं। एक होता है दूरी। क्या होता है? दूरी। दूसरा दिशा, और तीसरा प्रतीक। दूरी मतलब कि भाई यहाँ से यहाँ इस देश की दूरी क्या है, इस गांव की दूरी क्या है, इस सड़क की दूरी। तो दूरी इंपॉर्टेंट हो गई ना। दूसरा क्या होगा?
यहाँ से हमें जहाँ जाना है दिशा कौन सी है, तो दिशा भी जरूरी है। अच्छा, दिशा में पता लगा ये पानी है, तो पानी को किस कलर से दिखाना है, प्रतीक बनाना पड़ेगा। पानी इस कलर से दिखाया है, सड़क इस तरीके से दिखाएगा, जो चिन्ह बना होता है ना उसी को बोलते हैं प्रतीक। तो चलिए हम एक एक को ब्रीफ करके पढ़ लेते हैं डिटेल में। पहला क्या है, दूरी। क्या है दूरी? दूरी क्या होता है मैंने आपको बता दिया ना। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, पता है ना। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना क्या होता है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मैप में बनाओगे तो 10 किलोमीटर का तो पेज लोगे नहीं। तो वही अगर 10 किलोमीटर जिसे आप मानचित्र पर कितनी दूरी दिखा दिए, 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ आपका घर हो गया, यहाँ स्कूल हो गया, इसकी दूरी कितनी हो गई? 2 cm दिखा दिया। अब यहाँ पे दिखा दिया 1 cm बराबर 5 किलोमीटर, तो इसकी दूरी 2 किलोमीटर, जो भी देखेगा समझ जाएगा ना। 2 सेंटीमीटर है बराबर कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। दूरी से देखिए 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना 1 होगा, आपका होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप पैमाना मतलब वही 1 सेंटीमीटर पर कितना किलोमीटर उसमें दर्शाया गया है ना। आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर को, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब समझ लो जितना छोटा आप बनाओगे उतना कम जगह होगी तो उतने छोटे सेंटीमीटर को ज़्यादा दिखाना पड़ेगा ना। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं ना। तब हम क्या करेंगे? बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल 500 मीटर को हम वहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे दिखाएंगे से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कौन से? मतलब जो ज़्यादा बड़ा रहेगा वो ज़्यादा जानकारी देगा ना भाई, सीधी बात है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए यही दिखाया गया है। अब जैसे अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस से, ठीक है ना, ये पेड़ कितनी दूरी पे है ना, तो यहीं पे आप स्केल रख लो और यहाँ पे रख लो, देख लो कितना सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर देख लो आप। फिर ये आप सेंटीमीटर देख लिए ना। उसके बाद क्या यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अब मान चलिए अगर यहाँ से ये दोनों 8 सेंटीमीटर है तो इन्होंने क्या बोला? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो 8 सेंटीमीटर है तो गुणे 10, 8 गुणे 10 बराबर मतलब 80 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। चाहे इधर ले लो आप और चाहे इधर ले लो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया ना। मतलब अगर यहाँ से पूछा जाए खेल के मैदान की दूरी कितनी है यहाँ से पेड़ से, तो आप स्केल से लेके आप नाप लो। या तो यहाँ बना होता है कितना सेंटीमीटर शुरू से है, ठीक है ना, तो आप नाप लो जितना सेंटीमीटर हो गया इंटू क्या कर दोगे? 8 कर दोगे, इज इक्वल टू हो जाएगा। चलिए हम आगे चल के देखते हैं। अब दूसरा हो गया दिशा। दूरी क्लियर हो गई ना। अब दूसरा क्या है? दिशा, ठीक है ना। अब हम पढ़ें किसके बारे में? दिशा के बारे में। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जो मैंने शुरू में दिखाया था ना, जिसको दिग्बिंदु बोला था ना, उसी तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर कौन सा लिखा होता है? ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आपको दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व,
पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया। ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। कौन से? प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 रेखाएं हैं, कौन सी? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन्हीं बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित दिशाओं का यह पता लगाइए कि विकास के घर से सामुदायिक स्थान, सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो आई थिंक ये क्लियर ही हो जाएगा ना आपका। चलिए हम एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। अभी तो इन्होंने अपने लैंग्वेज बताया, अब हम आप अपने लैंग्वेज समझते हैं ना। जैसा कि सबसे ऊपर हमने आपको दिखाया था पेज के स्टार्टिंग में, नहीं ये वाला दिखाया था ना, इसे दिग्बिंदु बोलते हैं। अब ये बोल रहे हैं इसको पहले दिशाएं 4 होती है ना, कौन कौन सी? ऐसे खींच, सॉरी ये आ गई ना, पूर्व पश्चिम और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण। तो हमने क्या बोला? जो ऊपर है वो क्या है? उत्तर है, ये क्लियर हो गया था। जो नीचे है वो क्या हो गया? दक्षिण हो गया। जो दाएं साइड है, दाएं साइड शुभ माना जाता है ना, तो क्या हो गया? पूर्व हो गया। और जो बाएं साइड हो गया, क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये 4 दिशाएं आपको मालूम ही है। अच्छा, मैप में यही सही दिशा होती है, नहीं तो आप सोचो जो हमारे सामने पूरब होगा ना तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो ये बीच वाली रेखा है ना, ये वाली जो ऐसे आई है ना, ये वाली, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलो उत्तर पूर्व। चाहे आप क्यों? क्योंकि ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये पूर्व है ना, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, या पूर्व उत्तर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप सोचो उत्तर पूर्व ही सही है। अच्छा, अब ये क्या है? पश्चिम है और ये क्या है? उत्तर है। तो यहाँ चाहे उत्तर पश्चिम लिख दो और चाहे पश्चिम उत्तर लिख दो। ऐसे दक्षिण और पूर्व है तो इसको दक्षिण पूर्व बोल देंगे, या पूर्व और दक्षिण भी बोल सकते हैं। ऐसे पश्चिम और दक्षिण है तो इसको दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं या पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे भी दर्शाई गई हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा आ गया प्रतीक। क्या आ गया? प्रतीक, ठीक है ना। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। पहला क्या था? दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा क्या है? प्रतीक। क्या है? प्रतीक तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ठीक है ना। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कैसे प्रतीक? रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। विभिन्न रंगों उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग किसके लिए होता है? जल के लिए। किसी मानचित्र में आप देखो या ग्लोब में देखो ना, तो जहाँ पानी वाला हिस्सा होता है वो किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। भूरा रंग पर्वतों के लिए होता है। पीला रंग पठारों के लिए। हरा रंग मैदानों के दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए हम थोड़ा सा फिर से पीछे चलते हैं एक बार। ये देखिए, अब जैसे कोई मानचित्र में अगर ऐसी कहीं डिजाइन बनी होगी, ऊपर वो मानचित्र है, नीचे ये आपको प्रतीक का मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसी और ऐसी मानचित्र ऐसे सिंबल है तो मतलब यहाँ से रेलवे लाइन गई है। अगर आपको देखना सड़कें कैसी गई हैं, तो अगर ऐसे सड़कें गई हैं तो पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय लाइन ऐसे दिखाएंगे और राज्य का ऐसे और जिला की लाइनें ऐसे दिखाएंगे। सीमा जो बनी होगी, नदियों को ऐसे दर्शाया जाएगा, मतलब बता देंगे मानचित्र में जहाँ ऐसे आकृति बनी है वो क्या है? नदी है। जहाँ ऐसी आकृति बनी है वो क्या है? वो कुआं है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ठीक ना, क्या है? ये कुआं है। ऐसे कहीं बना रहेगा।
अगर ऐसे है तो तालाब हो गया, ऐसे है तो नहर हो गया, ऐसे सेम इजिट, ठीक है ना। ऐसे कहीं अगर मंदिर बना होगा ना बड़ा सा, तो ये सिंबल दिखाएंगे। चर्च होगा या गिरजाघर, ऐसे ये समझिए। अगर कहीं पोस्ट ऑफिस है तो पीओ लिखा होगा, कहीं पीटीओ लिखा है तो क्या हो, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस हो गया, पीएस लिखा होगा तो पुलिस स्टेशन हो गया। चलिए ऐसे हम नीचे देखते हैं ना, ये सब क्या है, प्रतीक हैं। कि अगर कहीं बस्ती होगा तो बस्ती का प्रतीक क्या कर दिया, ऐसे बना होगा। कब्रिस्तान का प्रतीक क्या होगा, ऐसा होगा। पेड़ और घास होंगे तो हरे कलर के ऐसे और ऐसे होंगे ना। चलिए हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ बना है ना। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा है, नदी किस दिशा में बह रही है भाई। हाँ, तो पहले आप वहाँ जाओगे, आप देखो नदी कैसे दिखाया गया है ना। देखिए नदी है ना, अब यहाँ तो नदी लिख दिए हैं, लेकिन अगर इसमें नदी नहीं भी लिखा रहेगा तो देखिए ऊपर जाइए एक बार फिर से। देखिए यहाँ दिखा नदी, ऐसे ही दिखाना है ना। ये देखिए, ये तो नदी देखो ऐसे इस कलर में है और ऐसे है ना, तो ये नदी हो गया। ये नीले कलर का रहेगा ना, तो नदी किस दिशा में बह रही है। अब देखिए आप, ऐसा था ना, ऐसा था, ऐसा था। ऊपर क्या दिशा आपने दिखाया, उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो ये तो ऐसे बह रही ना, ये ऐसे आ रही ना, ऐसे बहते हुए ना। तो क्या हो गई ये उत्तर पश्चिम से, कहाँ से, उत्तर और पूर्व से, सॉरी उत्तर पूर्व से आ रही है। किधर जा रही है, दक्षिण और पश्चिम की साइड। कहाँ, दक्षिण और पश्चिम की तरफ। आप समझ जा सकते हैं ना। हम बोलते हैं भाई विद्यालय किधर है, ठीक है ना, नदी के। अगर यहाँ से पूछेंगे, बस तीसरा समझ में आ ही गया है ना आई थिंक आपको। ठीक, तो आगे चलें। जैसे पीटीओ हो गया ना, या पीएस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया ना ये। अब बोला जाए पुलिस स्टेशन से मंदिर किधर है या विद्यालय किधर है, तो आप इसी के हिसाब से आप बता सकते हो ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दिएगा, इसको लगाइए। अगर दिक्कत होगा देन यू हैव टू मैसेज मी, ठीक है ना, आई विल ट्राई टू सॉल्व। नेक्स्ट वन क्या आ गया, खाका। क्या आ गया, खाका। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, ठीक है ना। कहा जाता है क्या, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर यहाँ पे कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर दीजिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास। क्या करेंगे, अभ्यास। देखिए हमने क्या पढ़ा, कहाँ तक हमें समझ में आया, ठीक है ना। तो पहला है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, क्लियर हुआ ना। कौन सा, दूरी और दिशा और प्रतीक, तीन ही कम से कम होने चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है ना। प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं, वही चारों दिशाएं जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये क्या है, प्रधान दिग्बिंदु हैं। दिग्बिंदु क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है ना। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, मानचित्र का पैमाना क्या होता है, जी हाँ, वही जो स्थल पर जो वास्तविक दूरी होती है उसी को, अगर जो है, जैसे ये हमारे घर से स्कूल की 10 किलोमीटर दूरी है, ठीक ना। तो अगर हम इसको कागज़ बनाएंगे तो हम इसको मान लिया 2 सेंटीमीटर पे ही बना दिए, तो यही हो गया 2 सेंटीमीटर, क्या हो गया, पैमाना। तो यहाँ बोलेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो वही जो वास्तविक दूरी होती है उसको छोटा करके कागज़ पे दिखा देना, ये क्या कहलाता है, पैमाना। नेक्स्ट वन क्या है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लोब पे हमको छोटी मोटी जानकारियाँ नहीं मिल सकती ना, किसी राज्य के बारे में, किसी शहर के बारे में, किसी नदियों के बारे में, किसी वन के बारे में, वृक्ष के बारे में, ये सब कौन देता है, ये हमें मानचित्र देता है। एक राज्य का, एक जिला का, एक गांव का, एक शहर का, एक राज्य का, देश का ना, तो वो कौन देगा ज़्यादा अच्छे से, मानचित्र दे देगा, ठीक ना। मानचित्र एवं खाका के बीच का अंतर बताइए। अभी आपने देखे जस्ट पीछे ही पढ़ा ना, ये देखिए, ये खाका क्या होता है, खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र छोटा होता है लेकिन इसको बहुत डिटेल में कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। और बड़े क्षेत्र को छोटे में कर दे तो वो क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है, ठीक है। तभी भाई पूरे दुनिया का एक उसमें दे देते हो ना आप, छोटे से में, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है कौन सा मानचित्र, नेक्स्ट वन है कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो वो तो मैंने आपको बताया था, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी जानकारी
देगा। तो सबसे बड़ा मानचित्र, जितना बड़ा मानचित्र होगा उतनी ज़्यादा जानकारी देगा। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? भाई प्रतीक बता देगा ना, अगर कहीं ऐसा सिंबल है तो वो क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, ऐसे है तो नदियाँ हो जाएंगी, ऐसे है तो मस्जिद हो जाएगी, मतलब चर्च हो जाएगा, ऐसे जो भी है ना, तो यही इस प्रकार ये सहायक है हमें ढूंढने। बड़ी चीज़ें तो हम कुआं नहीं बना सकते थे ना, तो वो यही बना दिए ना। नेक्स्ट वन क्या आ गया, हम वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। वृक्षों का वितरण कौन दिखाएगा? थीमेटिक दिखाएगा। क्या दिखाएगा? थीमेटिक दिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या, नीले रंग का इस्तेमाल दिखाने में किया जाता है किसको? जी हाँ, जलाशयों को। ठीक है ना। दिक् सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? जी हाँ, मानचित्र के लिए ही आवश्यक है ना। ठीक है, बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि क्या दिक्कत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।